ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह। कहते हैं कि कोई भी वक्त एक समान नहीं रहता। संकट अगर आया है तो संकट चला भी जाएगा। उससे हमें डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है। और अगर हम उससे सावधानी पूर्वक लड़ेंगे तो हम उसे पार भी पा सकते हैं। कोरोना एक ऐसा ही संकट है जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कभी कम होता है, कभी फिर अपनी स्थिति अपनी बढ़ा देता है। लेकिन उन सबको लेकर हमें बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से सवाल हैं, और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह। डॉक्टर बलविंदर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर हमारे श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप अपने सवाल 23314444 पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और देश के कई हिस्सों में फिलहाल इस तरह की दुर्घटना घट रही है जो कोरोना से संबंधित है। हालांकि देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसा है जो लापरवाही दिख रही है, या फिर डॉक्टरों की चेतावनी की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। और ये सच यही है कि दिल्ली जैसे कई इलाके हैं जिनमें लगातार कोरोना की स्थिति जो है वो बदहाल होती जा रही है। शायद इसमें ठंड भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ठंड का मौसम बहुत ही नजदीक है, या दिल्ली में कहें तो ठंड जो है 10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो कोरोना की स्थिति इसमें आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? हाँ जी, देखिए ये जो है ना एक ग्लोबल फिनोमिनन है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि वो देश जो ठंडे देश हैं उनमें अभी क्या है कि फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। कारण उसका ये है कि ठंड पड़ना शुरू हो गया उन देशों में, जल्दी पड़ना शुरू हो गई ठंड, और हमारे यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ रही है। कारण क्या है कि अब जब ठंड का मौसम होता है तो मॉइस्चर जो है एयर में बहुत बढ़ जाता है जी। वो मॉइस्चर बढ़ने से क्या होता है कि वो सेटल होता है धरती की तरफ। जो नीचे सेटल होता है तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को, एयर में जो जितना डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उस सबको ट्रैप करता हुआ वो धरती पे आके सेटल होता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जमीन पे सेटल होता है। दिन में जब सूरज की गर्मी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। परंतु जितना डस्ट, कार्बन पार्टिकल सेटल होता है, ये वायरस को साथ में ट्रैप करके ले आता है एटमॉस्फेयर से। क्योंकि ये वायरस एयर में ट्रैवल करता है, एक बार आपके शरीर के पेशेंट के निकलता है, किसी भी कैरियर के उससे निकलता है, तो ये थोड़ी देर तक ट्रैवल करता है और एयर के साथ ट्रैप होकर ये धरती पे ऐसे ट्रैप हो जाता है डस्ट पार्टिकल के साथ। तो जैसे ही सूरज की गर्मी निकलती है तो यही पार्टिकल से वापस एयर में आने शुरू हो जाते हैं और वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे देखिए अभी इंडिया में सर्दी आने वाला है, तो आप देखते होंगे कि कितना फॉग बनता है सुबह के टाइम पे और मॉइस्चर वेपर गिरता है, तो ये वायरस को ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे देश में, मैं थोड़ा सा मुझे दुख होता है ये बताते हुए, अफसोस होता है कि लोग जो है सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। मतलब कि जैसे मैंने कई लोगों को हम देखते हैं वो बिना मास्क के घूम रहे होते हैं और बिना मास्क के ही निकल जाते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने तो देखा है इन त्योहार के दिनों में कुछ लोग हैंडशेक भी करना शुरू कर दिया है, इमोशनल हो जाते हैं और हैंडशेक करते हैं। तो देखिए ये कफ एटिकेट्स ऑब्जर्व नहीं करते। खांसी आया है तो उन्होंने साथ में टिश्यू पेपर रखना चाहिए, या छींक आया है, खांसी आया तो अपनी एल्बो को फोल्ड करके उसके अंदर उनको छींकना चाहिए। ये इस तरह की जो सावधानियां हैं वो बरत नहीं रहे। और प्लस देखिए कि क्राउड जो है मार्केट में बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं, फेस्टिवल रीजन है, क्राउड बढ़ रहा है, तो उसमें ये सब जो सावधानियां बरतनी चाहिए इनकी धज्जियां सी उड़ रही हैं। तो लोगों को एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि देखिए सावधानियां बरतिए। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट बहुत अच्छा है इंडिया में, ऑलमोस्ट 86-87% है रिकवरी रेट। लेकिन ये रिकवरी रेट जो है ये उपलब्धि है हमारी, जो हमने पहले सावधानियां बरती थी और लॉकडाउन किया था।
अब अगर आप लॉकडाउन नहीं ऑब्जर्व करते तो हम नहीं कह सकते कि ये वायरस का बिहेवियर कैसा होगा, ये बीमारी को किस रूप में ले जाएगा। ये भयंकर रूप की तरफ बीमारी जा सकती है सर्दियों में, तो इसलिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जैसे क्या है कि अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए सबको ध्यान देना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है। ये करेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि हमें ये कोरोना इतना नहीं बढ़ेगा। परंतु एक बार ध्यान में रखना होगा, विंटर आ रहा है, विंटर में सर्ज आ सकता है, और ये सर्ज आएगा तो वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। डॉक्टर, आने वाले जो 3 महीने हैं वो बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। ऐसे हम आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को एक बार फिर ये बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से और क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं कि आने वाले 3 महीने वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। बिल्कुल ठीक आपने। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे एक है, यूरोप जो देश है वहाँ पे यूरोपियन देशों में एक बार फिर एक नई लहर जो है वो देखने को मिल रही है और वहाँ पे भी कई देशों में लॉकडाउन जो है शुरू हो चुका है। क्या हम आने वाले दिनों में क्या हम भी एक्सपेक्ट करेंगे देश में? देखिए, अगर इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और मृत्यु दर जो है अभी हमारी बहुत कम है, अगर मृत्यु दर बढ़ती है हमारे देश में, तो मृत्यु दर जब बढ़ती है तो उस टाइम पे लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, अगर मृत्यु दर नहीं बढ़ती है, सिर्फ रिकवरी रेट ऐसा रहता है, तो फिर शायद हो सकता है लॉकडाउन ना लगाया जाए, परंतु कोविड के केसेस जो है विंटर में जरूर बढ़ेंगे। जी, शहर में बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों को बीमार कर रखा है और प्रदूषण जो है वो और कोरोना दोनों के दोनों मिलकर शायद आने वाले वक्त में मरीजों की संख्या और बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये विंटर सीजन में बच्चों में भी, बड़ों में और बुजुर्गों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। कोविड का वायरस ही नहीं है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड का वायरस और कई तरह के वायरस जो है वो विंटर सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि विंटर सीजन में वायरस जो है, देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि कोविड वायरस है, ये कितने भी वायरसेस होते हैं जो भी, ये समर सीजन में वीक हो जाते हैं। इनका सर्वाइवल भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, वीक हो जाते हैं और ये अपने आप को प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं। एक होस्ट से, एक इंसान से दूसरे इंसान में इतनी जल्दी से नहीं जा पाते। परंतु जब विंटर आती है तो ये वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने से क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत रैपिडली ट्रैवल करते हैं। जिस तरह से इंसान को कॉमन कोल्ड होता है, इसी तरह से एनिमल्स को भी देखिए, जानवरों को भी कॉमन कोल्ड होता है। उनके भी कुछ वायरसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो वो भी ह्यूमन के अंदर जाते हैं, तो उससे भी कई तरह की बीमारियां होती है। तो हम कुल मिला के ये कहते हैं कि चेस्ट के रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन जो है विंटर सीजन में बहुत हो जाते हैं, जैसे बच्चों में निमोनिया, निमोनाइटिस, बड़ों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बुजुर्गों में और भी कई तरह के जो है चेस्ट के इन्फेक्शन जो है हो जाते हैं, निमोनिया खास करके। तो साथ में कोविड का वायरस भी एक्टिव है। तो इस समय क्या है कि हमको ये ध्यान देना होगा कि जब विंटर आए तो मैं ये सलाह दूंगा कि भी सबसे पहला तो ये है कि त्योहार का दिन है, आप इमोशनल नहीं होइए, भावनात्मक नहीं होना है। कोशिश करना है कि समय आप अपना घर पर ही बिताएं। त्योहार को घर में रहकर मनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है आपने मार्केटिंग करने के लिए दूर दूर बाजार में जाना है और भीड़ के साथ मिक्सअप होना है। नहीं, इस चीज को थोड़ा जितना हो सके इसको अवॉइड करिए। दूसरा इसके साथ ये है कि विंटर सीजन में आप ट्रैवलिंग जो है उसको अवॉइड करिएगा। आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें अगेन आपको रिस्क रहेगा। और एल्डर्स जो हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको कुछ क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज है या हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको सर्दी में बहुत बहुत एहतियात बरतना होगा, घर के अंदर ही रहना होगा और बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभालना होगा। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्दी होगा तो घर के अंदर रहेंगे, तो घर के अंदर के लोग जब इकट्ठे होंगे तो उनको भी फैलेगा, उनको भी होगा। लेकिन आप कंपेयर करते हैं जब हम एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि घर पे रहना बेहतर होगा। घर पे आप रहिएगा और घर के अंदर भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। बाहर जाना कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसमें आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता डॉक्टर साहब हमसे जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। पंजाब से हरीश जी, जानते हैं क्या सवाल है उनका? जी हरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार
सर ये जो डेथ रेट का आप और जो रिकवरी रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री से, जी उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी जी। और वहाँ के क्लाइमेट का और यहाँ के क्लाइमेट का भी बहुत फर्क है। वायरस जो आपका वो होता है वो अपने स्वरूप को बदल भी रहा है। जी जी जी। तो अगर आप हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज है, बांग्लादेश जैसे हो गए या चाइना जैसे होगा, अगर आप चाइना को ना भी माने तो उनके हिसाब से आप देखिए वहाँ पर जो है इस पे कोरोना पे काफी विजय प्राप्त की हुई है, इतना ज्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं। फिर भी हम बार बार अपने जो है डेथ रेट को और आपका रिकवरी रेट को यूरोपियन कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये उचित है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि हम अपने मृत्यु दर और रिकवरी रेट को यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पे काफी जो है कोरोना के केसेस कम हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए इसका ना एक कारण नहीं है, इसके कई कारण है। सबसे पहला तो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी हाई था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो मोर्टेलिटी रेट मॉर्बिडिटी रेट बहुत कम हो गया। परंतु सडनली केसेस बढ़ने पे उन्होंने एज ए प्रिकॉशन सावधानी के तौर पे लॉकडाउन लगाया है, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ पे भी देखिएगा कि हमारी कंट्री का सिचुएशन थोड़ा बेटर है, कंपेयर करने से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हमारी कंट्री में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मोर्टेलिटी डेथ रेट बहुत कम है। परंतु आने वाली विंटर सीजन में हम ये ना सोचें कि हमारा मोर्टेलिटी रेट कम है तो हम लापरवाह हो जाएंगे, और हम कंपेयर करेंगे, जरूर करना चाहिए। उसी के बेस पे में एहतियात बरतते हैं, लोगों को सावधानियां बताते हैं। और दूसरा ये जो बांग्लादेश के बारे में हम कहते हैं या चाइना के बारे में बोलते हैं, तो चाइना के बारे में तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी आता नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्टेट है, उनके मीडिया को वो कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन इंडिया से कम है, तो इसलिए हमें लगता है कि उनका रिकवरी रेट या मोर्टेलिटी रेट जो है कम है बहुत। और हमारे देश में हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश इज वेरी एडजस्टिंग टू इंडिया, एक तरह से बंगाल के साथ ही लगता है। बलरामपुर से रिंकी डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ, आइए सुनते हैं क्या सवाल है उनका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी 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 ओके। मेरा क्वेश्चन है, मैं मॉर्निंग जिम चली जाती हूँ और सर शाम को भी जाती हूँ रनिंग करने, तो कभी 3-4 लड़कियाँ होती हैं तो सर साथ में रहती हैं, तो क्या सर मतलब जैसे मास्क लगाए तो दौड़ते हैं तो सर सांस मतलब ज्यादा लेना पड़ता है, तो क्या हम अगर मास्क ना लगाए, अगर तीनों लोग साथ में जा रहे हैं रनिंग करने, तो क्या सर कोरोना होने के सिम्टम्स हैं? डॉक्टर साहब, रिंकी जी का बहुत आम सवाल है। देखा गया है कि मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग जॉग के लिए जब जाते हैं तो मास्क लगाकर जाते हैं, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये कहते हैं कि इनके 2-3 दोस्त जो हैं वो साथ में दौड़ते हैं तो कभी कभी ये मास्क उतार देते हैं, नीचे कर लेते हैं, तो क्या ऐसे में कोरोना का खतरा हो सकता है? हाँ, देखिए ये बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छा सवाल पूछा है रिंकी जी ने। जी, पहले तो आप 4 लोग अगर जॉगिंग कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप मेंटेन कर सकते हैं, एक के पीछे 2 मीटर की दूरी तक दूसरा रहे, इसी तरह से तीसरा रहे, और साथ साथ कर रहे हैं तो भी उसमें 2 हाथ का डिस्टेंस जरूर रखिएगा। चलते समय मैं मानता हूँ कि सांस जो है तेज हो जाता है, तो कई लोगों को हाइपोक्सीमिया फील होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे, तकलीफ होती है, तो मास्क आप नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये मॉर्निंग वॉक में आपको इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपके बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। और आप बहुत ज्यादा ऐसी जगह ना जाइए कि जहाँ पे बहुत लोग सैर कर रहे हैं, बहुत लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे एरिया में जाइएगा कि जहाँ पे डेंसिटी कम हो लोगों का, लाइक कम लोग हों करने वाले, और उसमें आप अपना कर सकते हैं, आपको इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है। और जब आपका जॉगिंग कंप्लीट हो जाए तो फेस को कुछ अगर पानी साथ लेके जाएं एक बोतल तो वॉश कर लीजिएगा और मास्क पहन के घर आए। उस टाइम पे थोड़ा मास्क उतार लेंगे तो कोई डरने का बात नहीं है। तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने जिस तरह से सलाह दी है उस तरह से अगर आप मॉर्निंग वॉक या शाम की वॉक करेंगे तो आप इस कोरोना से बच सकते हैं। फिलहाल इस समय बिहार के सीतामढ़ी से दीप पाठक हमारे साथ जुड़ रही हैं। पाठक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर सवाल है कि बिना सिम्टम के जी
अगर वो पॉजिटिव है और जिसके पास पूरी सिम्टम के साथ पॉजिटिव है, तो क्या बिना सिम्टम वाले का क्या है, क्या कि उसके पास कोई सिम्टम नहीं फिर भी पॉजिटिव है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि इनके पास कोरोना के कोई भी सिम्टम्स नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पास कोरोना के तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो कोरोना पीड़ित व्यक्ति है, हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ जी, देखिए इसमें क्या है कि कोरोना के जो केस होता है, एक टिपिकल क्लासिकल केस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें कोविड के इस पेशेंट को सांस बहुत फूलता है और खांसी होती है, बुखार बहुत तेज होता है। और यदि आपके साथ आसपास कोई ऐसा है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपको मालूम ही नहीं है और हो सकता है उसको कोविड हो, ऐसा नहीं है जी। एसिम्टोमेटिक केसेस जरूर होते हैं, लेकिन जैसे ही जो एसिम्टोमेटिक केसेस होते हैं वो इनिशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो होते हैं दूसरे पर्सन को, लेकिन वो फुल ब्लोन केसेस नहीं होते हैं जी। तो अगर आपके पास आसपास कोई है, आपको सिम्टम नहीं है और आप सोचते हैं उसको सिम्टम है, तो कैसे पता लगाएंगे? इसका हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। आप ये देखिएगा कि उसको सांस बहुत ज्यादा अगर फूल रहा है, वो खांसी कर रहा है, ऐसा होता है हमारे आसपास, लोग खांसते हैं, सांस फूलता है। आजकल लोग पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखते हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो कॉमन कोल्ड भी हो सकता है उसको, जरूरी नहीं है उसको कोरोना का इन्फेक्शन होगा। कॉमन कोल्ड हो सकता है या खांसी हो सकती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह से, तो उससे घबराने का, डरने का कोई नहीं। एक टिपिकल क्लासिकल केस अगर कोविड होगा तो वो आपके पास नहीं होगा, वो अस्पताल में होगा या वो क्वारंटीन में होगा। तो आप घबराइए नहीं, ज्यादा सोचिए नहीं। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर लोग जागरूक तो काफी हो रखे हैं और कभी कभी ज्यादा जागरूकता भी जो है खतरनाक साबित हो सकती है, लोगों में अवसाद पैदा हो जाता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं ये कहना ही चाहता था इसी सवाल का आंसर देते हुए जो बिहार से हमारे पूछ रहे थे मैंने क्वेश्चन। देखिए, एक ना एंग्जाइटी बहुत डेवलप हो जाती है कई बार लोगों के अंदर, पैनिक सा रहता है, छोटी छोटी चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पहली बात तो ये सोचिएगा कि भी अगर किसी को आपको लगता है, आपको शक होता है कि इसको कोविड हो गया है और ये कोविड के लक्षण है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप ये मत सोचिए कि अब आपको भी हो गया, नहीं। आप उस पेशेंट से आपको दूर करिएगा, उसको एक अच्छा सुझाव दीजिएगा कि वो एक डॉक्टर के पास जाए। ज्यादा डरने से, बहुत सेंसिटिव हो जाने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी भी चीज का प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको हल्की फुल्की खांसी आ गई है, जुकाम आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं है। कोरोना के लक्षण का ध्यान रखिएगा। कोरोना के लक्षण जो है क्लासिकल 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और बुखार बहुत तेज होता है और खांसी होती है। ये खांसी बहुत तेज होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तेज बुखार होना, वो कंटिन्यूसली अगर रहता है तो ये इससे मिलते जुलते और भी होते हैं। तो इस समय अगर आपको लगता है कि आप उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ कोविड के केसेस हैं, तो उस समय आप हॉस्पिटल में जाइए और अपना RT-PCR का टेस्ट करा दीजिएगा। जी, ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट कराने से आपको 2 चीजें पता लगेंगी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप इमीडिएटली सावधानी बरतिएगा, डॉक्टर के मिलकर दवाई लीजिएगा, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपको कॉमन कोल्ड था, जुकाम था या कुछ और था। डॉक्टर साहब, इस बीच ओडिशा से अब्दुल खालिद हमसे जुड़ रखे हैं। जी जी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, क्या सवाल है आपका अब्दुल साहब? जी, हमको सांस है और डायबिटीज है। सांस लेने में, मास्क लेने में बहुत तकलीफ होती है। हम कहीं जाते नहीं है, घर में रहते हैं। तो मास्क निकाल दें? जी हाँ, बताएं। सांस लेने में इनको तकलीफ है, डायबिटीज है और ये कहीं आते जाते नहीं है, क्या ये कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं क्या? बहुत ही अच्छा सवाल। अगर इनको डायबिटीज है और मास्क घर पे लगाते हैं तो इनको सांस फूलता है, मैं मानता हूँ सांस जरूर फूलता है ऐसे मरीजों का। कहीं पर ही ना भी हो कोई तकलीफ, डायबिटीज ना हो, आम आदमी का भी कई बार मास्क लगा के सांस फूलने लगता है। यदि आप घर में रह रहे हैं, कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे और आपके घर में कोई भी कोविड का केस नहीं है, तो आप मास्क मत लगाइएगा, उसको आप नीचे रख के रह सकते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा, मास्क नीचे उतारने की हैबिट नहीं डालनी है। आप बाहर जाएं तो बड़े ध्यान से मास्क अच्छे पहनिए। आप घर में, आप तो कोई कोविड का पेशेंट नहीं है, तो आप मास्क को नीचे रख के अपना आराम से काम कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, कोरोना नहीं होगा।
डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जिन लोगों में कोविड हुआ था और कोविड से ठीक हो गए हैं, एंटीबॉडीज उनमें डेवलप हो गए हैं, अब वो समाज में स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं और देखा गया है कि वो मास्क भी नहीं लगाते हैं। क्या उन लोगों को अब कोई खतरा नहीं है या उन लोगों से किसी और को कोई खतरा नहीं है? नहीं, ये उस जो इंसान कोविड हुआ और वो रिकवर कर गया और वो सोचता है कि मैं अब सुरक्षित हूँ, ये बिल्कुल एकदम गलत, 100% ये गलत धारणा है जी। उसको दोबारा से कोविड हो सकता है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, कोविड दोबारा से ऐसे लोगों को हो रहा है। तो कृपया ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो कोविड से रिकवर कर गया है और वो सोचे कि हाँ वो सुरक्षित है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कोविड के बाद जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रहती है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है जी। महीने ना कह के हम इसको अक्सर ये बोलते हैं कि 6 to 8 वीक 8 to 12 वीक्स तक उसको इम्यूनिटी की प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन ये भी 100% गारंटी नहीं है। तो एक बार कोविड हो गया और आप सोचें कि अब तो मेरे को इम्यूनिटी आ गई है, नहीं, गलत धारणा है। प्लीज आपके इस ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू माध्यम से मैं ये बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ, कोविड होने के बाद अगर आपका IgG टेस्ट पॉजिटिव भी आया है, इम्यूनिटी वाला टेस्ट, तो इस धारणा में मत रहिएगा कि आपको दोबारा कोविड नहीं होगा। आपको दोबारा कोविड हो सकता है और वायरस भी है वो चेंज होता है, हो सकता है इस बार आपको किसी के वायरस का कोविड के दूसरे स्ट्रेन से आपको कोविड हो जाए, इन्फेक्शन हो सके। और डॉक्टर साहब, अगर दोबारा कोविड होता है तो क्या ये पहले से ज्यादा खतरनाक होगा? देखिए, अगर ये तो सेम स्ट्रेन है, वही वाला स्ट्रेन है जिससे पहले हुआ है, तो फिर ये कम खतरनाक होगा, लेकिन दूसरा स्ट्रेन है उस ट्रेन से हट गया तो ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ जिन व्यक्तियों को कोविड एक बार हो चुका है, एंटीबॉडीज उनमें डेवलप हो चुकी हैं, उसके बावजूद उन्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, बशर्ते कि जैसे कि उन्होंने पहले बरती। जी। इस बीच गाजीपुर से राम जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपने सवाल के साथ। कार्यक्रम में राम, आपका स्वागत है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, कहिए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की दवा कब तक आने की संभावना है सर? डॉक्टर साहब, बहुत आम सवाल है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वैक्सीन कब तक आएगा और किस स्टेज में है इस समय वैक्सीन देश में। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। देखिए, एक होता है दवाई, एक होता है वैक्सीन। कोरोना का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, हमारे देश में जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है और हम आशा रखते हैं कि फरवरी से मार्च 2021 में ये वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और देश भी, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में वैक्सीन के ऊपर बहुत अच्छे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव ट्रायल चल रहे हैं। वहां पर भी यही उम्मीद रखी जाती है कि फरवरी मार्च तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगा। हमारे देश में वैक्सीन इस समय ट्रायल स्टेजेस में है, फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी मार्च तक, तब एक वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली के मंगोलपुर से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, कहिए क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, ब्रह्मदत्त जी। कहिए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये सवाल है कि ना आजकल लहर की चर्चा हो रही है कोरोना के संदर्भ में कि दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आने वाली है, तो मैं इसका अभिप्राय जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में तीसरी लहर की चर्चा हो रही है कोरोना को लेकर, ये क्या है और ये कैसे हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, ये देखिए, इससे अभिप्राय ये है कि जब कोरोना आया तो शुरू में इसके केसेस बहुत बढ़ते गए, बढ़ते जाते हैं, फिर एक चीज आती है कि केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें वेव पैटर्न आता है, वो नीचे आ जाते हैं केसेस। नीचे आने के बाद क्या होता है कि नया स्ट्रेन आ जाता है। अब जैसे देखिएगा, हमारे केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए जी, तो बीच में कम होने शुरू हो गए थे, फिर बढ़ रहे हैं। फिर बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे हमारे केसेस कम हुए थे उस टाइम पे हमने इसका डेटा रिकॉर्ड किया, ग्राफ नीचे आया, लेकिन इसके बाद नया स्ट्रेन वायरस का उसका आ गया है एनवायरनमेंट के अंदर।
और लोगों ने एहतियात नहीं बरती है, तो और पॉपुलेशन जो है हमारे देश का बहुत ज्यादा है, तो उससे फिर दूसरी लहर आई, वो केसेस बढ़ने शुरू हो गए। दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर में अब केसेस के बीच में फिर कम होने शुरू हुए, और इधर से अब शीत मौसम आ रहा है, शीत का वातावरण बनेगा। तो जैसे शीत का ये वातावरण बनेगा, डस्ट पोल्यूशन बैठेगा, ये वायरस और स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये फिर केसेस एकदम पहले से ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक नया वेव आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कि ये एक नई लहर आ गई है, जिसको बोलते हैं कि ये कोरोना की शीत लहर कह सकते हैं जी। तो इसको देखने का केस सिंगल एक बड़ी आधी भाषा में ये बोलूंगा कि केसेस का बढ़ना, फिर कम हो जाना, फिर बढ़ना, फिर कम हो जाना, इसको हम लहर बोलते हैं। तो ये आती रहेगी। तो डॉक्टर साहब, उत्तर भारत में शीत लहर का जो प्रकोप अगले 3 महीने रहेगा, वो लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। बिल्कुल क्रिटिकल होगा। मुरादाबाद से मकसूद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सिनेमा पिक्चर हॉल में जो फिल्म देख रहे हैं और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो कोरोना का प्रभाव कहाँ तक है? क्या बच्चे स्कूल में पढ़ने वालों को ही ज्यादा होगा, पिक्चर देखने वालों को नहीं होगा? डॉक्टर साहब, कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। ये जानना चाहते हैं कि अब क्या बच्चों में इस तरह का जो आपस में स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो क्या कोरोना बढ़ सकता है क्या? जी, बिल्कुल बढ़ सकता है। देखिए, बच्चे स्कूल में जाएंगे और बच्चे अक्सर क्या होता है कि बचपना होता है, सावधानी नहीं बरतते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, मास्क अच्छे से नहीं पहनेंगे, ऊपर से शीत का मौसम आ रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सिनेमा हॉल में भी जो लोग जाएंगे और या स्कूल में जब बच्चे जाएंगे तो कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। इस बीच अयोध्या से इरशाद अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं। इरशाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। समय बहुत कम है, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं पूछ रहा था कि इसका कोरोना का इलाज तो है मगर इसकी दवा नहीं है, तो पूछना ये किस सिम्टम्स के आधार पर दवा देते हैं? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि किस सिम्टम्स के आधार पर कोरोना की दवा देते हैं, जबकि कोरोना की दवा अभी मौजूद भी नहीं है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोरोना का इलाज जो होता है लक्षण के हिसाब से ही दिया जाता है। तो इसमें कोरोना में लक्षण क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बुखार बहुत तेज आता है, तो हमें उसकी, देखिए कोरोना का दवाई नहीं है जिससे कोरोना का वायरस मर जाए जी। हमारे पास क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षण के आधार पे उसको मैनेज करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। धीरे धीरे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको कंट्रोल कर लेती है अपने आप। तो सबसे पहले पैरासीटामोल जैसे क्यों देते हैं, बुखार के लिए देते हैं। कफ के लिए उसको क्या देते हैं, हम एक एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर देते हैं। एंटीवायरल भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास, उसके साथ एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चेस्ट में इन्फेक्शन होने के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है, तो उसको भी हमें कवर करना होता है लक्षण के हिसाब से। तो वायरस की एंटीवायरस की कुछ जो दवाइयां अवेलेबल हैं जो थोड़ा बहुत काम करती हैं, जैसे रेमडेसिविर है, इपिवाफिर है, फ्लेविपिर है, कुछ ऐसी दवाइयां वो देते हैं। साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और कॉम्बिनेशन देने से होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से हम उसका ऑक्सीजन को लेवल को मॉनिटर करते हैं। अगर वो 94 से 93 से नीचे आता है, वैसे 95 जो है, 95 का लेवल बिल्कुल ठीक समझा जाता है। 95 से जब वो नीचे आना शुरू होता है और कंटिन्यूसली नीचे आता है, तो फिर हमें उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर नहीं तो ऑक्सीजन थेरेपी बहुत जरूरी है। इसी तरह से उसको खांसी है तो उसको कफ का सिरप दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वायरस जो है बॉडी के अंदर है, उसकी दवाई नहीं है, कोई दवाई बनी नहीं है, तो वायरस तो रहेगा। लेकिन वायरस को रोकने के लिए हमारा शरीर कुछ एंटीबॉडीज बनाता है, आईजीजी एंटीबॉडी, पहले आईजीएम एंटीबॉडी बनती है, फिर आईजीजी एंटीबॉडी बनती है, वो उसको न्यूट्रलाइज करती है, और लक्षण को हम डॉक्टर लोग कंट्रोल करते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में हम आपसे अब सलाह लेना चाहेंगे। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आने वाले मौसम में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले सर्दी का मौसम आ रहा है, अपने आप को घर में रहिएगा, बाहर मत जाइएगा, घर में रह के एंजॉय करिएगा, लिटरेचर पढ़िएगा, अच्छा खाना खाइएगा,
टीवी देखिएगा, गेम्स खेलिएगा, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, थोड़ा दूर रह के, बाहर नहीं जाना है ज्यादा। दूसरा ये है कि अगर जाना पड़ जाता है मजबूरी में तो मास्क इस तरह से पहनिएगा कि वो एक टाइट फिटिंग मास्क होना चाहिए जिससे आपको पूरी सुरक्षा मिले। हमें उम्मीद है कि आप सब डॉक्टर की सलाह को जरूर मानेंगे और आने वाले वक्त में ख्याल रखेंगे और कोरोना से बचते रहेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया, थैंक यू। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलविंदर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।